क्लास तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग सीक्वेंस ऑफ ईसीजी मशीन की। जो ईसीजी मशीन है वर्किंग उसका उसकी वर्किंग का स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग पाथवे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हार्ट से जो प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको मशीन सबसे पहले क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, फिर उसे ट्रांसमिट करके एम्पलीफाई करके फ़िल्टर करके फिर उसकी प्रोसेसिंग करके डिस्प्ले पे वहाँ पे शो करती है और इसके अलावा रिकॉर्ड भी करती है। ठीक है, तो इसको हम एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं। तो पूरा प्रोसीजर अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, हार्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट के टाइम क्या होता है वहाँ पे हार्ट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो मोस्टली जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनके डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के कारण होता है। जब हार्ट क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उस समय क्या होता है वहाँ पे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। उसका भी एक सीक्वेंस रहता है कि सबसे पहले एसए नोड क्या करेगा, हार्ट बीट को जनरेट करेगा। ठीक है, वही फिर हार्ट बीट जब जनरेट करेगा तो क्या होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। फिर वो कहाँ पे आएगी, इम्पल्सेज एवी नोड के पास आएंगी, एवी नोड से पर्किंजे फाइबर्स के पास आएंगी। पहले बंडल ऑफ हीज रहता है, बंडल ऑफ हीज से पर्किंजे फाइबर्स के पास आती हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो ईसीजी में जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं मोस्टली जो उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे जो वेव्स रहती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे पी वेव रहती, पी वेव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो टी वेव होगी वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये सीधी जो ईसीजी रहेगा, ईसीजी में ये सारे जितने भी मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करता, वो मेनली क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगा, उसी से क्या होगा, वहाँ पे जो वेव्स बनती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो होता क्या है, जो हार्ट है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बॉडी टिश्यू के थ्रू कहाँ पे आती है, स्किन सरफेस पे आ जाएगी। अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो स्किन पे लगाए जाते हैं। अब जब स्किन पे अप्लाई किए जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो कंडक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वहाँ पे बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उसके बीच का जो डिफरेंसेज होगा उसको वहाँ पे वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद बॉडी टिश्यू तक आएंगे, बॉडी टिश्यू से सरफेस तक आएंगे और वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो वहाँ पे उनको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये काम रहता है। तो इलेक्ट्रोड जो रहेंगे, कह सकते हैं वहाँ पे सबसे पहली स्टेज क्या रहती है कि सिग्नल को डिटेक्ट करना, और ये किसका फंक्शन रहता है, वो इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन रहता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड सही जगह नहीं प्लेसमेंट है, उनको गलत जगह लगा दिए हो तो उससे जो ईसीजी की वेव फॉर्म होगी और जो एक्सिस होगी उसमें वहाँ पे चेंजेज आ सकते हैं और वहाँ पे जो ईसीजी होगी वो एबनॉर्मल शो करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो करेक्ट इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट होता है वो लगाना ज़रूरी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीड वायर कैरी द सिग्नल्स टू द ईसीजी मशीन। अब देखो, जो इलेक्ट्रोड थे उन्होंने क्या किया, जो इम्पल्सेस थी वो वहाँ पे जब स्किन सरफेस के पास आई तो उनको उसने रिसीव किया। ठीक, इसके बाद वहाँ से जो वायर से लगे रहते हैं, वायर का काम क्या होता है, कैरी द सिग्नल्स टू द ईसीजी मशीन। तो जो इलेक्ट्रोड वहाँ पे डिटेक्ट किया सिग्नल, उसको जो लीड वायर्स थी या जो केबल लगी हुई थी वो वहाँ पे ईसीजी मशीन तक पहुँचाने का काम किसका रहता है, वायर का रहता है। ठीक है, अब ये जो वायर रहते हैं ये पहले एक तरफ से किससे जुड़े रहेंगे, इलेक्ट्रोड से अटैच रहेंगे, और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है या मशीन रहती है कह सकते हैं उसके बीच में वहाँ पे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स अगर बहुत ज़्यादा वीक होगा
तो वहाँ पे जो लीड वायर होंगे, लीड वायर्स को वहाँ पे लीड वायर्स में ही सिग्नल का लॉस हो जाएगा, और वहाँ पे जो अनवांटेड इंटरफेरेंस होगा वो उसको कम करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, जो वायर्स रहते हैं उनको प्रॉपर्ली इंसुलेटेड किया जाता है। ठीक है, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वहाँ पे जो वॉइस हो या साउंड हो वो ब्रेक वहाँ पे ना हो। ठीक है, अब जब वो कैरी करके कहाँ पे लेके आएंगे, मशीन के अंदर। अब मशीन के अंदर क्या होगा, एम्पलीफायर्स इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल्स। अब जो एम्पलीफायर्स होता है ये क्या करेगा, जो हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए वो उनकी कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत कम ही रहती है, वॉइस क्या कह सकते हैं बहुत ही कम रहेगी। तो क्या करेंगे, अब एम्पलीफायर क्या करता है, जो वीक सिग्नल से रहते हैं या बहुत ज़्यादा लो वॉइस रहती है उसको क्या करेंगे वहाँ पे उनके एम्पलीट्यूड को ये बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं वो अगर वीक हुए तो उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को उनके बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि जो मशीन है उन्हें एक्यूरेटली क्या करे, प्रोसेस कर सके और वहाँ पे रिकॉर्ड कर सके। ठीक, तो एम्पलीफायर का केवल काम यही रहता है कि जो ईसीजी से वहाँ पे सिग्नल्स मिले हैं उनको एम्पलीफाई करना और वहाँ पे एक स्ट्रांग सिग्नल्स हो वहाँ पे पहुँचाने का काम करना। ठीक है, तो एम्पलीफायर का बस इतना ही काम कर रहता है, वो केवल हार्ट की एक्टिविटी को नहीं बदलता है, वो क्या करता है केवल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके वहाँ से एम्पलीफाई करके वहाँ पे प्रोसेस करके सफिशिएंटली स्ट्रांग उनको कर देता और अच्छे से, जिससे क्लियरली वहाँ पे सुनाई देगा, असेसमेंट उनका हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्टर्स रिमूव अनवांटेड इलेक्ट्रिकल नॉइज। तो अब इस एम्पलीफायर जो एम्पलीफाई करेगा ईसीजी सिग्नल्स को, वो कह सकते हैं कि यूजफुल कार्डिनल साइन रहते हैं, लेकिन साथ में क्या होगी उसके अनवांटेड वहाँ पे नॉइस रहती है। अब अनवांटेड नॉइस रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ ईसीजी में आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करता है वहाँ पे जो फिल्टर्स होते हैं वो वहाँ पे क्या करेंगे, अनवांटेड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को वहाँ पे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनको कह सकते हैं अनवांटेड नॉइज़ को वहाँ से रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, और जो ईसीजी के यूजफुल सिग्नल्स होंगे उनको वो प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे फिल्टर नहीं होगा तो बहुत सारी, मान लिया कोई किसी पर्सन का मूवमेंट हो गया है या मसल एक्टिविटी की वजह से, या फिर कोई बेस लाइन अंडर कह सकते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर इंटरफेरेंस, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके कारण वहाँ पे ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो सकती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा उसको वहाँ पे फिर जो एम्पलीफाई करके फिर वहाँ पे फिल्टर करके फिर वहाँ पे आगे का प्रोसेस किसका काम होता है, माइक्रो प्रोसेसर का। अब माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस द एनालाइज द सिग्नल्स, वो क्या करेगा, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो फिल्टर्ड वहाँ से सिग्नल्स मिले हैं, अब वो जब माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुँचेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उनको प्रोसेस करेगा, क्योंकि एज ए प्रोसेसिंग यूनिट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वो प्रोसेस करके सिग्नल्स के जो पैरामीटर्स होंगे उनको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे पीआर इंटरवल हो गया, क्यूआर ड्यूरेशन हो गया, क्यूटी इंटरवल हो गया, और इसके अलावा आरआर इंटरवल हो गया, तो इन सभी को वहाँ पे रिदम रिलेटेड जो मेजरमेंट होंगे सब कुछ वो ये काम किसका रहता है, ये काम वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का रहता है। ठीक है, तो जितनी वहाँ पे वेव्स बन रही हैं, पी वेव हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया और ट्यूब वेव हो गया, उनकी सारे फीचर्स को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो जब आइडेंटिफाई का लेकिन वहाँ पे तो इसे सुन लो, और इसके अलावा जो मॉडर्न मशीनें रहती हैं वहाँ पे जो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये सारी चीज़ें दे सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जो कंप्यूटर जनरेटेड इंटरप्रिटेशन होगा वो कह सकते हैं फाइनल क्लिनिकल जजमेंट के कह सकते हैं अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे ईसीजी जब निकालेंगे उसके बाद डॉक्टर्स उसको देख के एडवाइस करता है मेडिसिन। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट है मॉनिटर डिस्प्ले डीसी। आप जब प्रोसेसिंग उसकी हो गई है, प्रोसेस्ड हो गई है ईसीजी सिग्नल्स, तब क्या होंगे, वो डिस्प्ले पे मॉनिटर होंगे और वहाँ पे जो रियल टाइम इमेज होगी वो वहाँ पे अपीयर होगी। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली देखा भी होगा कौन सी पी वेव बनती है, फिर क्यूआरएस वेव, फिर टी वेव। ठीक है, 3 वेव बनती है वहाँ पे, तो इसी सीक्वेंस में वहाँ पे
वेवफॉर्म दिखाई देंगी। ठीक, इसके साथ साथ जो मशीन होगी, मशीन के अनुसार वहाँ पे जो हार्ट रेट है, लीड सिलेक्शन हो गया, प्रॉपर स्पीड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो वहाँ पे गेन, कैलिब्रेशन, पेशेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपीयर होती हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पे करवा रहे हैं उसका नेम, ठीक है, क्लिनिक का नेम, ये सारी चीज़ें अपीयरेंस होंगी। ठीक है, तो ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेटर रिकॉर्डिंग के दौरान ये देख सकता है कि वहाँ पे ईसीजी वेवफॉर्म वहाँ पे क्लियर है या नहीं है, इलेक्ट्रोड प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, पेशेंट वहाँ पे मूवमेंट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करेंगे, हम देखते हैं। ठीक है, अगर कोई उसमें एबनॉर्मलिटी होगी तो उसको यहाँ पे क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर के बाद थर्मल प्रिंटर रिकॉर्ड द ईसीजी। अब देखो, अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पे थर्मल प्रिंटर रिकॉर्ड द ईसीजी ऑन ग्राफ पेपर, जब वहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, मॉनिटर पे शो होने लगेगा, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो उनको क्या करेंगे, ईसीजी मशीन से थर्मल प्रिंटर जो अटैच रहता है, रिकॉर्ड रहता है, वो उसको वहाँ पे सिग्नल्स को वहाँ पे ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड करने का काम होता है इसका। तो ईसीजी कह सकते हैं वहाँ पे हार्ड कॉपी के फॉर्म में हम ले सकते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड ईसीजी मशीन रहती है वहाँ पे अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो पेपर की स्पीड कितनी रहती है, 25 mm/s रहेगी, और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन का 10 mm रहती है, 1 मिलीवोल्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो इसकी जो ग्रिड बन रही है, इसकी हेल्प से हम वहाँ पे वेव की ड्यूरेशन और इंटरवल ड्यूरेशन, वेव एम्पलीट्यूड, रिदम्स, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे एसेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो ईसीजी नेक्स्ट है, आप जब ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड किया, द ईसीजी ट्रेसिंग इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन एंड डायग्नोसिस। तो जो ईसीजी ट्रेसिंग होगा उसको कह सकते हैं इंटरप्रेट करने का काम करता है। ईसीजी से क्या करेंगे, वहाँ पे असेसमेंट में हेल्प मिलती है, और उसमें हम हार्ट की रेट कितनी है, ब्रीदिंग टाइम पर मिनट कितना है, रिदम्स कितना रहता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी वेव्स वहाँ बनी हैं, पीआर इंटरवल, क्यूएस इंटरवल, और इसके अलावा कह सकते हैं टी वेव, तो ये एसटी सेगमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एबनॉर्मल डिजीज होती हैं, ठीक है, एबनॉर्मल डिजीज होंगी उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर एबनॉर्मल कार्डियक रिदम्स है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ईसीजी फाइंडिंग हमेशा क्या रहेगी, जो पेशेंट की हिस्ट्री, सिम्टम्स, एग्जामिनेशन और जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कोरिलेट करके ही किया जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट सीक्वेंस मैंने बताया, ये क्या था, ईसीजी का कंप्लीट सीक्वेंस था, जिससे क्या हम करेंगे, वहाँ पे वर्किंग सीक्वेंस था। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो हार्ट होता है, हार्ट जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वहाँ पे लीड वायर के थ्रू, जो वायर्स लगी रहती है उनके थ्रू वहाँ पे सिग्नल्स को ईसीजी मशीन तक पहुँचाता है। अब जब ईसीजी मशीन में पहुँचेंगे सिग्नल्स, वहाँ पे एम्पलीफायर रहेगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा, मतलब उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देगा, सिग्नल्स को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, अब जब वो सिग्नल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे आगे चल के फ़िल्टर लगा होता है। फ़िल्टर क्या करता है, जो वहाँ पे कह सकते हैं अनवांटेड नॉइज़ होगी उसको रिमूव करने का काम करता है। फ़िल्टर के बाद माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उन इमेज जो वहाँ पे सिग्नल्स आए हैं उनको क्या करेगा, वहाँ पे प्रोसेस करता है और उसको एनालाइज करेगा। सिग्नल्स को एनालाइज करने के बाद उसको जो मॉनिटर लगा रहता है या डिस्प्ले लगा रहता है उस पर वो शो करता है वहाँ पे ईसीजी की वेव्स को। अब जब शो करेगा उसके बाद उससे जो थर्मल प्रिंटर रहता है वो क्या कर सकता है, इसको वहाँ पे प्रिंट कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे प्रिंट कर सकता है और रिकॉर्ड को वहाँ पे सेव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे क्लीनेंस या फिर क्लिनिकल असेसमेंट उसका किया जाएगा और वहाँ पे डायग्नोसिस उससे की जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ईसीजी को वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में,
तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ईसीजी के बारे में। जो ईसीजी होती है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं इसके बारे में, ठीक है, और इसको किसके बेसिस पे वहाँ पे डिवाइड किया गया। तो ईसीजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लिनिकल पर्पस। तो मोस्टली जो ईसीजी है उस ईसीजी का अगर देखा जाए वहाँ पे किसके बेसिस पे वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, तो ईसीजी को वहाँ पे सबसे मेन कारण है कि जो इसमें क्या रहेगा, वहाँ पे क्लासीफाई किसके बेसिस पे गया, टाइप बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसका क्लिनिकल पर्पज़ क्या है, ठीक है। ईच टाइप ऑफ यूज टू इवेलुएट द हार्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो हार्ट की जो डिफरेंट कंडीशंस होता है उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, वहाँ पे असेसमेंट उनका करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की ईसीजी का यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ईसीजी हैं। सबसे पहली ईसीजी का नाम है रेस्टिंग ईसीजी। रेस्टिंग ईसीजी क्या है, स्टैंडर्ड ईसीजी जिसको कहते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईसीजी। तो जो रेस्टिंग ईसीजी है एक ऐसी है, एक स्टैंडर्ड ईसीजी भी कह सकते हैं, और इसके अलावा ये जो ईसीजी रहती है इसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमनली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को वहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना रहता है, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पे। इससे क्या, और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एक ईसीजी रहती है तो उसमें क्या रहती है, 12 लीड्स रहेंगी। 12 लीड्स के अलावा वहाँ पे कह सकते हैं और भी जो लीड्स रहेंगी 12, इनका फंक्शन क्या रहता है, ये क्या करते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अलग अलग वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में के क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड करती हैं, ठीक है। अब मेनली देखो, इसको रेस्टिंग ईसीजी क्यों कहा जाता है। रेस्टिंग ईसीजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करेगा, जो रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग के टाइम वहाँ पे पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज या वहाँ एक्सरसाइज करने के लिए या मूवमेंट करने से रोका जाता है। और जब पेशेंट प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो ईसीजी होगा वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे अच्छी होगी, वहाँ पे रिफ्लेक्ट जो कार्डियक रिफ्लेक्सर जो होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, उसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता रहेगा, ठीक है। इट रिकॉर्डेड व्हाइल द पेशेंट इज लेइंग कंफर्टेबल इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो रेस्टिंग ईसीजी के दौरान क्या होता है, जो पेशेंट होगा, पेशेंट को नॉर्मली वहाँ पे क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, ठीक है। अब जब सुपाइन पोजीशन पे लेटाएंगे तो पेशेंट को भी वहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा और रिलैक्स उसको रहना रहता है, ठीक है। रिलैक्स रहेगा क्योंकि रिलैक्स रहेगा तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होगा। अगर अननेसेसरी मूवमेंट हुआ तो वहाँ पे जो मसल होंगी कॉन्ट्रैक्ट होगी और ईसीजी में आर्टिफैक्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो ईसीजी के आर्टिफैक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे जब पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। वैसे क्या होगा, अगर अननेसेसरी मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी और ईसीजी में आर्टिफैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब सुपाइन पोजीशन में ही क्यों लेटाते हैं, उसका कारण यही रहता है कि पेशेंट वहाँ पे स्टेबल रहेगा, उसकी मसल एक्टिविटी वहाँ पे रिलैक्स्ड स्टेट में रहती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या करेंगे आप, जब वो रिलैक्स स्टेज में रहेगा और सही से इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट सही होगा तो वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगी ईसीजी की वो अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसीजर की बात करेंगे। प्रोसीजर कैसे इसका प्रोसीजर किया जाता है। तो प्रोसीजर में सबसे पहला प्रोसीजर क्या करेंगे, वहाँ पे द पेशेंट लाइज क्विटली ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। तो पेशेंट को क्या करेंगे, वहाँ पेशेंट को वहाँ एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाएंगे विदाउट एनी फिजिकल। वहाँ पे जो पेशेंट को वहाँ पे लेटाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो उसका
कह सकते हैं जो उसमें वेव्स होंगी उनको सही से अगर प्लेसमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, ईसीजी की वहाँ पे रिकॉर्डिंग अच्छी रहती है। ठीक है, तो प्रोसीजर में यही करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। अब जब और वहाँ पे जो पेशेंट होगा, पेशेंट को क्या कहेंगे, वहाँ पे रिलैक्स स्टेट में रहे, क्योंकि रिलैक्स स्टेट में रहेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, शिवरिंग नहीं होगी और वहाँ पे मूवमेंट भी नहीं होगा। नहीं तो मूवमेंट होगा तो ईसीजी में अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से क्या करते हैं, पेशेंट को रिकॉर्डिंग जब कर रहे होते हैं तो उससे क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा बॉडी को रिलैक्स स्टेट में रखना है। ठीक है, और वहाँ पे कह सकते हैं जो पेशेंट है उसको कहेंगे जो प्रॉपर सांस लेना और छोड़ना रहता है। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द चेस्ट, आर्म एंड लेग। अब जब इलेक्ट्रोड इसके बाद जो सुपाइन पोजीशन में रिलैक्स स्टेट में लेटा होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स को वहाँ पे जो एनाटॉमिकल साइट्स होती हैं वहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड ईसीजी रहती है वो कितनी, उसमें कितनी लीड्स होती हैं, 12 लीड्स होती हैं। ठीक है, और नॉर्मली 10 इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। जैसे लिम्स पे, राइट लिम्ब पे लगाते हैं। ठीक है, लिम्ब दो तरह के पहले दो तरह के रहते हैं। एक रहते हैं लिम्ब वाले, लिम्ब में कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। एक राइट लिम्ब पे, एक लेफ्ट लिम्ब पे लगता है, एक राइट लेग पे, एक लेफ्ट लेग पे। ठीक है, तो आर्म पे और लेग पे लगेंगे। ठीक है, लिम्ब वाले जो होंगे, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म। ठीक है, 4 इलेक्ट्रोड ये हो गए। अब बाकी बचे कितने, 6 इलेक्ट्रोड। 6 इलेक्ट्रोड कहाँ लगते हैं, वो चेस्ट रीजन पे लगते हैं। ठीक, चेस्ट रीजन पे कौन कौन से लगते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये इलेक्ट्रोड लगते हैं। तो ये जो होंगे, ये अब कितने हो गए, 6 ये हो गए, 4 वो हो गए, 10 इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब चेस्ट इलेक्ट्रोड क्या होगा, जब वो क्या करते हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसको डिफरेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि डिफरेंट रीजन पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे जो जितने भी प्लेन होंगे, फ्रंटल प्लेन को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एसेस करने में वहाँ पे हेल्प मिलता है। अगर इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट सही नहीं होगा तो ईसीजी की वेव गलत बनेंगी और वहाँ पे ईसीजी में आर्टिफैक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो करेक्ट प्लेसमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट इसकी रहती है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रिकॉर्डेड फॉर फ्यू सेकेंड। अब जो इलेक्ट्रिकल, जब इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ईसीजी कनेक्ट करने के बाद ईसीजी मशीन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वो वहाँ पे रिकॉर्ड होने लगती है। ठीक है, तो रूटीन रेस्टिंग ईसीजी का रिकॉर्डिंग नॉर्मली क्या रहेगी, कुछ सेकंड की होगी। तो जब कर रहे होंगे इस टाइम में क्या होगा, वहाँ पे जो मशीन होगी कंटिन्यू कार्डियक इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होंगे उनको डिटेक्ट करता है और उसे वहाँ पे डिटेक्ट करके फिर एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद फिल्टर के बाद प्रोसेस और वहाँ पे रिकॉर्ड करके डिस्प्ले पे देता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब तो ईसीजी में हमने बताया कौन कौन सी वेव रिकॉर्ड करेंगे, तो पी वेव हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया और टी वेव हो गई जो कि वेंट्रिकल। तो पी वेव क्या करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो जो ये वेव्स बन रही हैं इनके बीच में जो इंटरवल्स और जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं ईसीजी के यूजेज के बारे में। क्या क्या इसके यूजेज रहते हैं, तो सबसे पहले टू मेजर हार्ट रेट एंड रिदम्स। तो ईसीजी क्या करती है, ईसीजी से हम हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं, कितने बीट्स पर मिनट को वहाँ पे कर रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे रिदम्स होती है, रिदम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे हार्ट रेट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हार्ट रेट नॉर्मल कितनी रहती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। अगर देखा जाए एक एडल्ट पर्सन की रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी रहेगी,
तो वो अप्रॉक्सीमेटली वही 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहती है। तो ईसीजी में हम कैसे पता करेंगे? तो ईसीजी में जो आर वेव जो रहती है, आर वेव के बीच का जो इंटरवल होगा, यानी फर्स्ट आर वेव और सेकेंड आर वेव के बीच का जो इंटरवल होगा वो हार्ट रेट को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह रिदम्स भी क्या होगा, यहाँ पे हार्ट बीट से ही एसेस होगी, रेगुलर है, इरेगुलर है, या फिर वहाँ पे साइनस रिदम की कंडीशन है। तो इसको करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर से वही कि वहाँ नॉर्मल रिदम्स अगर दिख रही है तो उसमें क्या देखेंगे, जो आर इंटरवल होगा, आर इंटरवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा हेरेडिटरी रेगुलर रिदम्स में। लेकिन वहाँ पे अगर आर इंटरवल इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो वेव एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे एबनॉर्मल इरेगुलर हार्ट बीट कह सकते होंगे। ठीक है, इसके अलावा टू डिटेक्ट एरिथ्रीमिया, तो एरिथ्रीमिया को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। एरिथ्रीमिया का मतलब होगा जो हार्ट रेट रहती है, जो हार्ट रिदम रहती है, वो क्या रहेगी, एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो रेस्टिंग ईसीजी में वहाँ पे अगर एरिथ्रीमिया की कंडीशन है तो वह रेस्टिंग ईसीजी में उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया किसी का एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है, या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, एट्रियल फ्लटर है, तो इस कंडीशन में, या फिर कह सकते हैं ब्रेडिकार्डिया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम ईसीजी वेव के अनुसार जो ईसीजी वेव फॉर्म होंगी और जो आर इंटरवल होगा उसको देख करके हम वहाँ पे जो एबनॉर्मल रिदम होगी, एबनॉर्मल रिदम को हम एसेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे एरिथ्रीमिया है इंटरमिनेंट है तो फिर ईसीजी रिकॉर्डिंग के टाइम वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, और वहाँ पे शॉर्ट रेस्टिंग ईसीजी उसे मिस कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं या फिर प्रोलॉन्ग्ड ईसीजी को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा वहाँ पे असेसमेंट अच्छे से होता है। नेक्स्ट है टू डायग्नोस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हार्ट अटैक, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो रेस्टिंग ईसीजी में जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा उसको असेसमेंट करना वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मायोकार्डियल ईसीजी में मेनली जो इन्फ्रैक्शन हो गया, इन्फ्रैक्शन रहने पर वहाँ पे जो हार्ट मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स की इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होगी वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ईसीजी पर भी कुछ केसेस में क्या होगा, वहाँ पे जो टी सेगमेंट्स रहेगा इवेल्युएशन में, या एसटी सेगमेंट हो गया, डीपोलराइजेशन, टी वेव इन्वर्जन के लिए, या फिर जो वहाँ पे पैथोलॉजिकल की वेव होंगी तो उसमें अगर कोई चेंजेस दिखाई दे सकते हैं तो वो पता वहाँ पे चल जाते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर किसी को मान लिया किसी का कोरोनरी ब्लड फ्लो रिड्यूस है तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, जिससे वहाँ पे मायोकार्डियल इसीमिया की कंडीशन होगी और वहाँ पे जो अल्टर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होगी और ईसीजी में वहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइंडिंग करने के साथ साथ में हम पेशेंट के सिम्टम्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और वहाँ पे कार्डियक बायोमार्कर जैसे वहाँ पे ट्रोपोनिन का टेस्ट करवा करके हम वहाँ पे इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल ईसीजी के बेसिस पे वहाँ पे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई या डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे साथ में और भी चीज़ें करनी रहती हैं। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ एंड हार्ट इनलार्जमेंट। तो कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज़ मतलब जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रहती हैं वो एक स्पेसिफिक पाथवे से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अगर ये इम्पल्सेस कंडक्शन में डिले या फिर ब्लॉक हो जाए तो ईसीजी में वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक चेंजेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया वी ब्लॉकेज है या फिर राइट बंडल ब्रांचेज ब्लॉक है, लेफ्ट बंडल ब्रांचेज ब्लॉक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो करेंगी। ठीक है, बाई चांस मान लिया किसी के बंडल ब्रांचेज जो हैं ब्लॉक हैं तो क्या होगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उसकी मार्फोलॉजी, उसका ड्यूरेशन वहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हार्ट इनलार्जमेंट हो गया और चैम्बर इनलार्जमेंट हो गया, तो ईसीजी के कुछ मान लिया वहाँ पे हार्ट इनलार्जमेंट या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है, एट्रियल इनलार्जमेंट है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम ईसीजी में उसके पैटर्न को देख करके सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अलग अलग कंडीशन रहती है। मान लिया लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है तो क्या होगा, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की मसल्स होंगी वो वहाँ पे उनका जो मास रहता है वो बढ़ जाता है। ईसीजी में क्या होगा, वहाँ पे जो वोल्टेज या रिपोलराइजेशन जैसे चेंजेज वहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में भी रहता है, वहाँ पे भी क्या करेंगे, इनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी है तो उसको जो ईसीजी का पैटर्न होगा, ईसीजी में जो स्पेसिफिक पैटर्न होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। अगर ईसीजी में क्या करेंगे, हार्ट इनलार्जमेंट का मतलब ये नहीं कि एनाटॉमिकल इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे नहीं देख सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो इलेक्ट्रिकल पैटर्न होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हाइपरट्रॉफी को सजेस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पे, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का ज़्यादा यूज़फुल कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे हम 2D इको करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या एडवांटेज होते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी के। ठीक है, ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।